सिर्फ वो मुस्लिम समाज ही था जो असमंजस की स्थिति में उनसे दूर हो गया था, जिसके कारण AIMIM को आपको पता होगा कि 5 सीटें मिली थी। मुसलमानों ने उनको उस अनुपात में वोट नहीं दिया जिस अनुपात में 17% के मुसलमान समझते हैं कि वो उनके बंधुआ है, उनके पॉकेट में है, वो जब चाहेंगे तो उनको वोट देंगे। एक तरफ आप देखिएगा तो तेजस्वी यादव के जो वोट बैंक है मुसलमान, वो उनसे टूटे, छटके और उनसे नाता तोड़ा था। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को बचाने वाली वो एम है, महिलाएं हैं, जिन्होंने हिडन वोट दे करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। महिलाएं आपसे 1 इंच भी पीछे नहीं है, 1 डेग भी पीछे नहीं है। 33% महिलाओं को आरक्षण दिया हुआ है और आप देख लीजिए कि हर सेक्टर में महिलाएं नजर आती है। नीतीश कुमार मंच पर खड़ा होकर के गरजते हैं। क्या यही गर्जन तेजस्वी यादव मुसलमानों को लेकर के कर सकते हैं क्या? ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, आज 3 नवंबर है। ठीक आज से 2 दिन बाद यानी कि तीसरे दिन पहले फेज का चुनाव होना है। अब देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार है तो दूसरे तरफ तेजस्वी यादव है और भी अन्य नेता है। लेकिन आज हम बाबा से जानेंगे बिहार में इस चुनाव में आगे कौन चल रहा है। क्या नीतीश कुमार आगे चल रहे हैं या तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं? देखिए, कई खबरें में आपको नीतीश कुमार दिखाई देंगे तो कई खबरों में तेजस्वी यादव दिखाई देंगे। लेकिन हमारे साथ बाबा जुड़े हैं। कई मुद्दों पर आज हम बात करेंगे कि आखिर नीतीश आगे हैं या तेजस्वी आगे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है। पहले फेज का हमने आपको बताया कि 6 तारीख को चुनाव भी होना है, 11 को दूसरे फेज का चुनाव होना है और 14 को रिजल्ट आना है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि कौन इस बार बिहार में बाजी मारने जा रहा है, किसका पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद बाबा। आज हम चाहेंगे कि 2 से 3 टॉपिक ऐसे जिसमें नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव दोनों में बेहतर कौन दिखाई पड़ रहा है। देखिए, बात करेंगे महिलाओं का, बात करेंगे मुसलमानों का और बात करेंगे इन दोनों नेताओं का भी, क्योंकि जुड़ा तो करी इन्हीं से है ना। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि इस बार महिलाओं को किसने कितना सम्मान दिया है? आप किस नजरिए से देखने की बात कर रहे हैं? उम्र के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, चेहरा के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से, पहनावे के हिसाब से, किस तरह से आप चाह रहे हैं कि बताएं कि कौन ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, कौन ज्यादा तेज है, कौन ज्यादा आगे निकल रहा है, कौन किससे ज्यादा अच्छा दिख रहा है? दिखाई देने पे तो आएंगे, लेकिन हम उससे पहले जानना आपसे चाहेंगे कि स्मार्टनेस पे तो आप बता ही दीजिएगा, अनुभव को लेकर हमको बताइए। ठीक, सबसे पहले सिंपल सी बात समझ लीजिए कि किसी टीम का कोच खेलता नहीं है, लेकिन पूरी टीम के जीत हार पर सबसे ज्यादा दुख और सबसे ज्यादा खुशी उसी को होता है। एक एक बॉल पर जिस तरह से एक्ट करता है, रिएक्ट करता है, वो आप मैदान से बाहर उस व्यक्ति पर नजर रखिए और देखिएगा कि कैमरा जो है बार बार कोच के पास जाता है। बिल्कुल सीधी तौर पे एक कोच की भूमिका में नीतीश कुमार को अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति के चाणक्य की अगर संज्ञा किसी को दी जाए तो वो नीतीश कुमार है। और हमको ये बात समझ आ रहा था कि आप किस कोच और किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों मैच हो रहा था, हर्षित राणा छक्का मारते हैं और कैमरे की जो फोकस है वो गौतम गंभीर पे जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। कल आपने देखा होगा कि कल के मैच में इंडिया ने दोनों ही मैच जीता। महिलाओं ने तो वर्ल्ड कप जीता और पुरुषों ने भी बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। ये सारी चीजें देख रहे हैं। एक मैच हम लोगों के सामने है जो 6 तारीख को 11 तारीख को 2 राउंड में खेले जाने हैं और 50-50 माने 50% 6 तारीख को और 50% मैच जो है एक इनिंग पहले होगा, दूसरी इनिंग बाद में होगी और दोनों इनिंग का रिजल्ट 14 को दोनों इनिंग का जो परिणाम है वो 14 तारीख को आएगा। और आएगा तो ये निश्चित रूप से अभी से सोचना शुरू कर दिया है लोगों ने, खास करके पॉलिटिशियंस ये सोचना शुरू कर चुके हैं और हमारे जैसे पत्रकार हैं जो बहुत गंभीरता और गहराई से तथ्यों को छान करके वो साफ फटक करके लाते हैं कि आखिरकार ये चुनाव जो हो रहा है इसमें सरकार जो बनेगी उसमें इन्फ्लुएंस किसका सबसे ज्यादा होगा। जी, जनरली सब कुछ नजर आ रहा है, जिन लोगों को जो मिला है वो तो नजर आ रहा है, लेकिन जो वोट बैंक कहे जाते हैं उनका रुझान क्या है, उनका मूड क्या है, उनका मकसद क्या है, ये सबसे ज्यादा है। और दांव आपको पता है कि दोनों पक्ष लगा हुआ है बिल्कुल एम पर। एक तरफ आपने देखा होगा कि MY समीकरण वाले जी तेजस्वी यादव ने एम पर दाव लगाया है क्योंकि मुस्लिम उनके साथ हैं, तो वो इस उम्मीद में है कि वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकते हैं। यही वो बात थी जिसमें 2020 में भी उन्होंने
सिर्फ वो मुस्लिम समाज ही था जो असमंजस की स्थिति में उनसे दूर हो गया था, जिसके कारण एआईएमआईएम को आपको पता होगा कि 5 सीटें मिली थी। लेकिन फिर भी 4 विधायक को तोड़ लिया था इन लोगों वो ने। अलग मैटर है, वो एक अलग बात है। आप शादी के समय में अगर सिंदूरदान नहीं करें और बाद में जाकर के फोटो खिंचवा लें तो उसका इंपैक्ट उतना नहीं होता है बिल्कुल जितना इंपैक्ट आप शादी के समय में सिंदूरदान का होता है। जी। ये सभी परिस्थितियां आपको नजर आएगी और एआईएमआईएम ने 5,23,000 वोट यूं ही नहीं लाया था। ये 5,23,000 वोट अगर जाता तो मात्र 12,000 से हारे थे ना जी। मात्र 12,000 वोट कम था उनको। अगर ये 5,23,000 उनको चला जाता तो क्या होता? ये तो उनको जिन सीटों पे सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी के वो हारे थे जी, उन सीटों पे उनकी जीत हो सकती और थी। अच्छी खासी संख्या से जीत होती। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि एआईएमआईएम एक तरफ जहां फायदा उनको उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के अलग लड़ने का हुआ, जी 75 सीटें उनकी आई जरूर तेजस्वी यादव की, लेकिन असल में जो उनका वोट बैंक था वो उनसे टूट गया था, छटक गया था। मुसलमानों ने उनको उस अनुपात में वोट नहीं दिया जिस अनुपात में 17% के मुसलमान उन समझते हैं कि वो उनके बंधुआ है, उनके पॉकेट में है, वो जब चाहेंगे तो उनको वोट देंगे। बिल्कुल वही स्थिति दूसरे खेमे में हुई, नीतीश कुमार के खेमे में। जो व्यक्ति 15 साल से शासन कर रहा था 2020 में, उस व्यक्ति पर एंटी इनकम्बेंसी लागू थी जी। उस व्यक्ति के विजन पर, उस व्यक्ति के उस समय तो स्वास्थ्य पर उनके नहीं था, लेकिन उनके कई ऐसी बातें थी जिसको लेकर के उनसे नाराजगी थी लोगों की। जी। नाराजगी इसलिए थी कि 2015 में वो जिस गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे उस गठबंधन को छोड़ करके बीच में ही वो चले गए थे। बिल्कुल। इसकी भी नाराजगी उनसे लोगों को थी और उस नाराजगी को कहीं ना कहीं जब एनडीए गठबंधन टूटा और उसमें से निकल करके जब चिराग पासवान आए तो उसका भी एक दंश उनको झेलना पड़ा। लेकिन एक तरफ आप देखिएगा तो तेजस्वी यादव के जो वोट बैंक है मुसलमान, वो उनसे टूटे, छटके और उनसे नाता तोड़ा था। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को बचाने वाली वो एम है, महिलाएं हैं जिन्होंने हिडन वोट दे करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। इस बार भी कहीं ना कहीं बाबा जो एम है वो तेजस्वी यादव से छिटक रहा है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो मुस्लिम हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो सर्वेज हैं, ये जो जनता है, जब हम लोगों के बीच जाते हैं, रिपोर्ट्स को लेकर खंगालते हैं, जब लोगों से बात करते हैं तो साफ तौर पे वो कहते हैं। अब बात करें मुसलमानों की बाबा, तो 18% उनका बिहार में जनसंख्या है और उसमें आप 18 सीट दीजिएगा तो कहीं ना कहीं सवाल तो आपसे पूछा ही जाएगा, चाहे वो डिप्टी सीएम को लेकर ही क्यों ना हो। कैसे देखते हैं आप इन सभी? 2020 में भी लगभग परिस्थितियां ऐसी ही थी और जब आप किसी चीज को निश्चिंत होकर के समझ लेते हैं, आपको पता है कि आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी है जिस पर अपना पूरा आधिपत्य आप समझते हैं, अर्धांगिनी उसको कहा भी जाता है और उस पर पूरा अधिकार आप समझते हैं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं, जब मन करता है तो उल्टा पुल्टा भी। बिल्कुल। कभी जरूरत महसूस होता है तो गुस्सा कहीं और का झाड़ कहीं और देते हैं, बेचारी सह जाती है। लेकिन कब तक सहेगी? आज एआई का जमाना है, महिलाएं आपसे 1 इंच भी पीछे नहीं है, 1 डेग भी पीछे नहीं है। 33% महिलाओं को आरक्षण दिया हुआ है और आप देख लीजिए कि हर सेक्टर में महिलाएं नजर आती है। नीतीश कुमार मंच पे खड़ा होकर के गरजते हैं, क्या यही गर्जन तेजस्वी यादव मुसलमानों को लेकर के कर सकते हैं? क्या जाकर के मंच पे खड़ा होकर के आपने ओसामा को दे दिया? कौन है ओसामा? कितने लोग ओसामा को जानते हैं और जानते हैं तो किस लिए जानते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है जी। मैं ओसामा के किसी भी उनके टैलेंट पे कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ओसामा का टैलेंट क्या? एक बैरिस्टर होने के नाते वो जाकर के लॉ पढ़े, उनका बिहार की राजनीति में, बिहार के सोशल सेक्टर्स में उनका योगदान क्या है? उनको सिर्फ इसलिए आपने वोट दिया ना कि वो मुसलमान है और दूसरा वो साहबुद्दीन के पुत्र है, यही कारण है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा कारण हो तो तेजस्वी यादव को बताना चाहिए था कि मैंने इस कारण से इनको दिया है। चलिए आप बता सकते हैं कि युवा है इसलिए उनको दिए, लेकिन सेक्टर ये नहीं है, फैक्टर ये नहीं है जी। आपको लगा कि ये विनिंग कंडीशन वाले हैं, मुसलमान हैं और उनका उस क्षेत्र में अच्छा खासा वर्चस्व है, इसलिए वो चुनाव जीत सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपने जिन मुसलमानों को दिया है टिकट, ये भी मान लेते हैं कि मुसलमानों को आप प्रतिनिधित्व देते हैं, लेकिन आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो आज भी हाशिए पर हैं, आपसे मुसलमान छिटक रहे हैं। क्यों छिटक रहे हैं? एआईएमआईएम को अगर कहीं बिहार में अपना पैर जमाने का मौका मिला
तो इसका जिम्मेवार, इसका गुनहगार कौन है? आप हैं, क्योंकि आपने मुसलमानों को वो नहीं दिया जो मुसलमान जिसके हकदार हैं। लेकिन आश्वासन तो देते ही हैं। आश्वासन से काम अगर चलना होता तो मैं भी आश्वासन आपको दे रहा हूं कि 2 महीने का तनख्वाह एडवांस आपको दे दिए। जी, काम करेंगे आप? नहीं करेंगे। बट नेचुरल है कि देखिए, आप जिस काम, अल्टीमेटली हम लोग काम चाहे जिस उद्देश्य को लेकर के करें, चाहे जितना भी तन्मयता से के साथ करें, या 24 घंटे हम जो हमारी टीम काम कर रही है, हमारे यहाँ कोई अपने वेतन के बारे में सोच रहा है क्या? नहीं नहीं बाबा, एकदम। कोई ये कह रहा है कि मैं 8 घंटे की ड्यूटी करूंगा? मेरे यहाँ 24 घंटे हम लोग जग रहे हैं। आपके आंख पर भी नजर आ रहा है कि आप नींद आपको आ रही है। हमारी 3 टीम निकली हुई है, रात भर काम कर रही है। 3 बजे भोर में हमारे संपादक जो है वो जाकर के इंटरव्यू ले रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, नेता भी कर रहे हैं। तो नेता का स्वार्थ है अपना, हमारा स्वार्थ सिर्फ यही है कि हम एक सही नेता को सेलेक्ट करके जनता के बीच में रखें कि ये सही नेता है, आप इसको वोट देने के लिए अधिकारी हो सकते हैं, इसको दे सकते हैं। और हमारा स्वार्थ यही है कि ग्राउंड जीरो से हम आपको लगातार वो दिखाने की कोशिश करें जो और अन्य लोग आपको दिखा नहीं सकते। अब सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव चूंकि एक बड़े सेक्टर्स के मालिक हैं, 14% उनका अपना व्यक्तिगत वोट है, इसलिए आपको अक्सर देखे हुए है कि जहां गुड़ रहेगा ना वहां चींटी मंडराते हुए आती है। तो तेजस्वी यादव का ये 14% वोट मजबूर करता है। यादवों को देख लीजिए आप, यादव 14% है तो उनको आप झोली भर भर के 58 को 60 को यादवों को आप टिकट लग दे रहे हैं। अच्छी बात है। मुसलमानों को भी अगर 40-50 आप दे दिए होते तो ये लोग कहता कि एमओआई समीकरण है। या तो आपने मुसलमानों को उस लायक बनाया नहीं अपने पार्टी में कि वो चुनाव लड़ करके जीत करके आप तो एक नहीं दो खेला हो गया ना। एक तो पहले सीट को लेके खेला हुआ और दूसरा जब डिप्टी सीएम को लेकर अनाउंसमेंट कर रहे थे, इससे बिल्कुल बहुत दूर निकल चुके हैं। अब इसकी चर्चा नहीं है कि आपने सीट शेयरिंग में क्या किया, आप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कब घोषित हुए, ये सब अब गौन हो गया। अब आप आइए ना, अब तो सीधे मुहर मारना है, उंगली में काला स्याही लगाना है और जाकर के वोट दबाना है। अब तो समय उसका आ गया। लेकिन इस समय को अगर देखें तो आप समझ सकते हैं कि मुसलमान समाज जो है वो तेजस्वी यादव को वोट देने जब लालटेन पर बटन दबाने जाएगा, हसुआ बाली पर दबाने जाएगा, करनी छाप पर दबाने जाएगा, तो क्या सोचेगा? जब हाथ पंजा पर वोट देने जाएगा तो क्या सोच के जाएगा? वो यही सोच के जाएगा ना कि हम वही ना है जो बंधुआ मजदूर की तरह रहते हैं, हमें मिलता कुछ भी नहीं है और हम जबरदस्ती इनके साथ हैं। तो फिर बगल में पतंग रहेगा तो उड़ा देगा पतंग गुड्डी। बिल्कुल, आप देखते रह जाएंगे। आप पहले भी देखते रह चुके हैं और कहेगा कि भाई आप दे ही नहीं रहे तो छोड़ो ना, हटाओ ना। बाबा, लेकिन कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि आखिर हम क्यों ऐसे कह रहे हैं। तो हम चाहते हैं जो हमारे पास डेटा है, चाहे वो मुसलमानों का हो चाहे महिलाओं का हो, आप एक एक करके बता दीजिए ताकि कारण तो उनको पता चले। दीपक, हम डाटा जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले जब हम ये बात कह रहे हैं कि एक सेक्टर जो आपका अपना है, आप अपने भाई को अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं। मैं तेजस्वी यादव पर यह बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम जीवन में हर लोगों के लिए कह रहा हूं कि जब भी जरूरत महसूस होती है तो परिवार में आप बंटवारे की बात कर देते हैं। जब भी जरूरत होती है अपने भाई को आप एक हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं करते हैं। अपने भाई को आप विधायक बनाने तक के लिए तैयार नहीं है और आप क्या नौकरी दीजिएगा 3 करोड़ लोगों को जी? और उन्हीं जो व्यक्ति अपने भाई को विधायक बनने से रोक रहा हो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? लेकिन बाबा, अपनी बहन को नहीं जिता पाए आप लोकसभा का चुनाव, आप क्या कहिएगा? अपनी बहन के चुनाव प्रचार में 2 बार आप नहीं गए, 2014 में नहीं गए, 2019 में नहीं गए, हार गई, आपने नहीं उनको जिताया। तो आप बिहार के 14 करोड़ लोगों को कैसे आप बात विधायक बनाने की कह रहे हैं? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि वो अलग पार्टी से है। अरे भाई, अलग पार्टी छोड़ दीजिए ना। आप अलग किसने किया है? क्यों हुए अलग? कल तक तो आपके लिए शंख बजा रहे थे, पिपीहिरी बजा रहे थे। अर्जुन और कृष्ण की बात 2024 के चुनाव में कहा नहीं हटा दिया आपने? जब उनको हटाया, हटवाया, जो भी किया हो, चाहे जिस कारण से हुआ हो, क्या लगता है कि लालू प्रसाद के पुत्र नहीं है, राबड़ी देवी के पुत्र नहीं है, उनके माता और पिता यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? रहे हैं। लेकिन आप अपने स्वार्थ में, या हो सकता है कि आपके जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं उनसे ये मिस्टेक हो रहा हो कि आपको भी अंधेरे में डायलेमा में रख रहे हैं, यार ये कहाँ जाएगा, ये तो मुसलमान है, किन्ने जाएगा? बिल्कुल। दूसरी तरफ आप देखिए, आपने आंकड़ों की बात की थी, मैं दूसरे सेक्टर की बात कर रहा हूं। एक तरफ नीतीश कुमार खड़े हैं जो अनुभवी भी हैं जी। आपने जिसकी चर्चा की थी कि कौन ज्यादा स्मार्ट है, स्मार्ट तो नीतीश कुमार है ना, तभी ना उन्होंने महिलाओं को ये जानते हुए कि महिलाएं मेरी वोटर है। मैं और संपादक नमन मिश्रा जी जब 2024 में आकलन कर रहे थे तो मैंने उनके साथ जिद कर लिया था, मेरे उनके बीच में काफी हॉट टॉक हुआ था और मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल नीतीश कुमार होंगे और
भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा अगर कोई बचाएगा तो नीतीश कुमार बचाएंगे, और नीतीश कुमार की वो हिडन वोटर है वो बचाएंगी, महिलाएं बचाएंगी। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी वोटर अगर कोई है जो 15% से नीतीश कुमार को नीचे नहीं जाने देती है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार पूरे मजबूती के साथ जब भी चुनाव आता है तो सब लोग टेंशन में रहते हैं, और नीतीश कुमार कहते हैं जानबे करते हैं, हम सब करते आ रहे हैं, हम किए नहीं है जी, हम क्या नहीं किए हैं जी, सब कहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब ये कहते हैं कि मैंने किया है तो 10,000 रुपया 1.25 करोड़ लोगों को दे करके आते हैं, बिल्कुल 2.5 करोड़ लोगों को देने का वादा करके आते हैं जी। और इतना ही नहीं, उन असहाय लोगों को, गरीब लोगों को, विधवा लोगों को, बुजुर्ग लोगों को 400 की जगह पर 1100 रुपए देकर देने का वादा करके आते हैं। जीविका दीदी लगभग 3 करोड़ के आसपास हैं, उनके लिए उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से उनके रोजगार को सृजन करने के लिए, बेहतर जीवन स्तर करने के लिए, क्रय क्षमता बढ़ाने के लिए, कि जितना महंगाई उतना क्रय क्षमता बढ़ती जाए, उसके लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी प्रगति यात्रा में आए हैं तो जीविका दीदियों के लिए उन्होंने स्पेशल उनके साथ मीटिंग की है और उनको अलग अलग सेक्टर्स में उनके काम के हिसाब से उनको पारितोषिक भी दिया है, उनको सपोर्ट किया है। ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपको जो वोट दे रहा है उसे आप बधुआ मजदूर समझ रहे हैं, और नीतीश कुमार को जो वोट दे रहा है उसके लिए वो नए नए रास्ते खोल रहे हैं। आप सिंपल सी बात देखिए कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता राशि 10,000 के बाद भी दी जाएगी। लखपति दीदी बनाने के लिए वो हर योजना कर रहे हैं। आप माई बहन योजना कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? माई बहन योजना में 2500 रुपए देने की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप महिलाओं को कितना प्रतिशत दे रहे हैं? कितना महिलाओं को अपने मैदान में उतारा है? नीतीश कुमार ने महिलाओं को टिकट भले कम दिया हो या जो कुछ भी किया हो, लेकिन महिलाओं को और क्षेत्रों में उन्होंने जरूर दिया है। 33% महिलाओं को संभावित है कि 2029 के चुनाव में कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व देना होगा। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने महिलाओं को 50% पंचायत में और 50% आरक्षण जो है नगर निकाय में दिया है। यानी राजनीतिक रूप से जहां सबसे पहली पाठशाला जो लोकतंत्र की होती है, वहां से उन्होंने शुरुआत कर दिया है 50% लोगों को देने का। और वही महिलाएं आप देख लीजिए कि इस बार जो चुनाव लड़ने वालों में कितनी पंचायत से निकल करके आई हैं, कितनी नगर परिषद से निकल करके आई हैं। ये सभी चीजें आपको पता होगा कि उन्होंने राजनीति का कहरा अपने घर से पढ़ना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं वही महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार को आश्वस्त करती है कि आप टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल आपने जो किया है उसका कर्ज हम अदा करें। आप जो है उन मुसलमानों का वोट लेते हैं, उनके लिए कुछ करते नहीं है। और नीतीश कुमार जिन महिलाओं के वोट पर टिके हुए हैं, जिन महिलाओं का सपोर्ट उनको प्राप्त है, उस महिलाओं के लिए वो जी जान लगा देते हैं, एक से एक नई योजनाएं बनाते हैं। ऐसी स्थिति में आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, हालांकि इसमें भी बहुत सारी ऐसे लूप होल्स हैं जिसको आप आराम से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। कुछ नाम मेरे पास हैं जिसमें आप देख लीजिएगा कि महिलाओं का जो वर्गीकरण हुआ है, वो भले ही महिलाओं को टिकट दिया गया हो अलग अलग राजनीतिक दल के द्वारा, लेकिन उसमें अधिकांश महिलाएं वही हैं जो अपनी लेगेसी को लेकर के आई हैं, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, या उनके परिवार के लोग पॉलिटिक्स में रहे हैं जिनकी विरासत वो संभालने आई हैं, या फिर उस विरासत के साथ अटैच होने के लिए आई हैं। जिसमें आप मांझी की बात कर लें तो उनकी पुत्रवधू भी चुनाव लड़ रही हैं और उनकी समधन भी चुनाव लड़ रही हैं। दोनों विधायक हैं, दोनों जीत करके आई हैं। ये बातें आपको नजर होगा। मोकामा में देख लीजिए, सूरजभान सिंह की पत्नी है, उनके पति और खुद बीना देवी भी एक अलग राजनीतिक लेगेसी को लेकर के आगे चल रही हैं। गायघाट में बीना देवी जो एमपी हैं लोजपा की, दिनेश सिंह जो जेडीयू के एमएलसी हैं, उनकी बेटी लड़ रही है कोमल। जमुई से दिग्विजय सिंह और पुतुल सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह लड़ रही हैं, जो कि ऑलरेडी विधायक हैं भी। लालगंज से मुन्ना शुक्ला, अनु शुक्ला की बेटी है शिवानी। इसके अलावा सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता चुनाव लड़ रही हैं। परिहार से बात करें तो रामचंद्र पुदरे की पुत्रवधू चुनाव में मैदान में है। परसा से दरोगा राय की पौत्री है, दरोगा राय को कौन नहीं जानता है। मोरवा से कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर हैं। अस्थावा से आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह लड़ रही हैं। इसके अलावा भी महिलाओं का एक बड़ी फैसले, पटना शहरी में ही आप देख लीजिए कि 2-2 सीट हमारे सामने नजर आया है और दोनों सीट पे महिलाएं हैं। बिल्कुल, ये सभी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि महिलाओं की एंट्री तो होने लगी है। अब एनडीए में 34 और महागठबंधन में 31 महिलाएं, तो वही जनसुराज ने जो वादा किया था वो भी फेल रहे हैं। उन्होंने भी कहा था कि 40 से अधिक महिलाओं को लड़ाएंगे, 25 पर आकर के बैंक फीस हो गए हैं। सीधी तौर पे आप समझिए, हमने 2 महिलाओं को दिया है, वो भी उनकी मजबूरी है, चूंकि उनके परिवार के हैं इसलिए उन्होंने दिया है। अब आंकड़ों की दृष्टि से अगर देखें हम, तो मुसलमान और महिला में अगर आप देखते हैं तो महागठबंधन में टोटल जो है वो संख्या दिखाई गई है, उसमें
राजद ने 143 सीटों में 18 जो मुस्लिम हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया है। हालांकि टोटल जो है वो 23 महिलाओं को भी मैदान में उतारा गया है। AIMIM 25 सीट लड़ रहा है, जिसमें 23 मुसलमानों को दिया है। अब इसी में अंतर आप समझिए ना कि 25 में 23 मुसलमान हैं। आप समझ लीजिए फिर। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपने जो नहीं दिया वो पूरा कर दिया, तो निश्चित रूप से आप ये भी सोच रहे होंगे कि इनका इसका जीत के आगे तो हम ले लेंगे। ये संभव इस बार नहीं है, क्योंकि इस बार कहानी कुछ अलग होने वाली है। मुसलमान भी ये बात समझ गए और हैं, मुसलमान भी अपने नेता को ढूंढ रहे हैं निश्चित रूप से। उसके बाद कांग्रेस 61 में से 10 को, लेफ्ट ने 2 को दिया है, बाकी लोग में से VIP और अन्य जो है वो टाटा फीस है। इसके अलावा अगर बात करें महिलाओं की, तो राजद ने 23 महिलाओं को दिया है अपने 143 में से। AIMIM ने 5 को दिया है, 1 महिला VIP से है और 1 IIP से है। यहां भी मिला जुला करके देख लिए तो महिलाओं का प्रतिशत जो आधी आबादी है वो पूरा नहीं हो रहा है। यही वो महिलाएं हैं जो पिछले चुनाव में 2020 में लगभग 3.5 करोड़ महिलाओं ने जी वोट दिया था। 3.5 करोड़ से थोड़ा कम होगा, 3.5 करोड़ आसपास महिलाओं ने वोट दिया था। बात करें तो एनडीए की, तो एनडीए में 13 महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व है वो जदयू और भाजपा ने दिया है। LJPR से 5 महिला हैं, हम से 2 हैं और RLM से 1 महिला चुनावी मैदान में उतरी हुई है। इसको पूरी तरह से अगर देख लें तो सीटों के आंकड़े और इन सब चीजों को अगर गंभीरता से आप देखें तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपके वोटर हैं, लगभग 7 करोड़ 42 लाख के आसपास वोटर हैं। इनमें से 50% हम मान के चलें, अगर हालांकि वोट 55 और 60% के आसपास जाना चाहिए, लेकिन अगर 50% का रेशियो हम लेकर के चले तो आप देखिएगा कि इसमें महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत ज्यादा होता है। अक्सर हमने पिछले चुनाव में 2024 में भी देखा था। पिछले चुनाव में लगभग 97.36 माने 97,36,000 के आसपास वोट जो है राजद को मिला था और भाजपा 82,01,000 वोट लेकर के आई थी। इसके बाद नीतीश कुमार का वोट जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, 64 लाख से ज्यादा, लगभग 65 लाख के आसपास नीतीश कुमार को वोट मिला था। और यही वो कॉमन फैक्टर था जहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से हिल नहीं रहे हैं। जी इस बार भी नीतीश कुमार अगर अपने प्रदर्शन को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं तो उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना दोनों तरफ होंगी, क्योंकि आप समझ लीजिए, सीधी सी बात है, इस बार हालांकि जो परिस्थितियां बनी है उसमें तो ऐसा लग नहीं रहा है कि राजद जो है उस जगह पहुंचेगा जहां वो सरकार बनाने की स्थिति में हो जी, और किसी को लेकर के भी सरकार बनाने की स्थिति में हो, ऐसी भी संभावनाएं कम नजर आती हैं। कहा तो यही जा रहा है कि 2010 जैसे परिणाम आने की संभावना है, लेकिन क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कांग्रेस 40 लाख वोट लेकर के आई थी, CPI को 13 लाख से कुछ ज्यादा वोट मिले थे, AIMIM लगभग हम पहले ही बता चुके हैं कि 5 लाख से ज्यादा, 5,23,000, VIP को 6,39,000, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को लगभग 4 लाख के आसपास वोट मिले थे, CPI को लगभग 3.5 लाख के आसपास में, CPM को 2.74, 7,44,000 वोट 2020 में मिले थे उपेंद्र कुशवाहा को, जो अब कहाँ है सबको पता है। यानी कि आप जोड़ लीजिए कि 97 लाख वोट बीजेपी का, नीतीश कुमार का 65 लाख, RLM जो अब RLSP जो RLM बन गया है वो लगभग 7.5 लाख। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि LJPR का 24 लाख के आसपास वोट था, ये भी इसमें जुड़ गया है। ये 24 लाख वोट जोड़ लीजिए, इसके अलावा हम का वोट जुड़ा हुआ है, तो इन सभी को अगर जोड़ लीजिए तो जोड़ करके ये वोट जो है 2 करोड़ के आसपास होता, 2 करोड़ से ज्यादा होता है। यानी आप समझ लीजिए कि परिस्थितियां कहां जा रही हैं। 7-7.5 करोड़ के आसपास वोटर और 7.5 करोड़ में 2.5 करोड़ से ज्यादा अगर किसी को वोट आ जाता है तो क्या उसकी सरकार बनती है कि नहीं बनती है, ये हम नहीं बल्कि हम जनता पर छोड़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन हो कोई तो पूछ लीजिए आप। नहीं, क्वेश्चन नहीं बाबा, अब अपने जनता से हम कहेंगे जो हमें देख रहे हैं जी, सब कुछ समझ लिए, आपने सब कुछ समझा दिया, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, मुसलमानों को लेकर हो, तेजस्वी यादव को लेकर हो या नीतीश कुमार को लेकर हो, तो अब रहने देते हैं, ये उनका मत होगा। हमारे कमेंट बॉक्स में आज आप वोट करिए, 6 तारीख को तो करिएगा ही, 11 को तो आप करिएगा ही, लेकिन आज हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि बिहार में किसका पलड़ा इस बार भारी दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। इससे भी ज्यादा मुझे जो लगता है कि आप 2 मामले पर वोट करें, मुसलमान किसको वोट करेंगे और महिलाएं किसको वोट करेंगी। अगर ये 2 सेक्टर आप चुन लेते हैं तो यही क्लियर हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। जो वोट करने में सबसे ऊपर आएगा यानी सरकार उसकी बन रही है। और चलिए हम अपने YouTube चैनल पे कम्युनिटी में एक पोस्ट करा देंगे, वहां पे आप चुन सकते हैं कि इस बार
बिहार में किसका पलड़ा भारी, एक तरफ आपको नीतीश कुमार दिखेंगे, दूसरे तरफ तेजस्वी यादव दिखेंगे और अन्य नेता भी दिखेंगे। तो जरूर आप हमारा यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे जाएं और वहां पे अपने फेवरेट नेता को जरूर चुनें। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप हमारा विशेष कार्यक्रम बाबा वाणी देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।